गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। कुछ कंसेप्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ट्रांसफ़र इनकम फैक्टर इनकम है, नॉर्मल रेसिडेंट्स है। यह जो कुछ कंसेप्ट है वो नेशनल इनकम काउंटिंग करते समय इनका इम्पॉर्टेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे डोमेस्टिक एरिया। इसमें आप नीचे एक इंडिया का मैप देख रहे हैं। एग्जाम्पल हम इंडिया को लेते हैं। यह जो इंडिया का मैप है यह इंडिया का डोमेस्टिक एरिया है। आप नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक देख सकते हैं। ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में गुजरात तक। इस एरिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा वह कोई इंडियन कंपनी करे या अदर कंट्री की कंपनी करे, वह इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्ट माना जाएगा। यह सीधा कंसेप्ट है डोमेस्टिक एरिया का कंसेप्ट या डोमेस्टिक टेरिटरी का। हमारे इंडिया की कोई कंपनी हो या अदर कंट्री की कंपनी हो, इस हमारे जियोग्राफिकल एरिया जो हमारा मैप है, इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रोडक्शन अगर वो कंपनी करेगी तो इंडियन हो या अदर कंट्री की, वह इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए वह इंडिया की हीरो हो या जापान की होंडा कंपनी हो, वह इंडिया की माइक्रोमैक्स मोबाइल प्रोडक्शन कंपनी हो या साउथ कोरिया की सैमसंग हो या अमेरिका की एप्पल हो, कोई भी किसी भी कंट्री की कंपनी हो, इंडिया की अदर कंट्री की, हमारे इस जोग्राफिकल एरिया, हमारा जो मैप है, इस जोग्राफिकल एरिया के अंदर अगर प्रोडक्शन वो कंपनियां करती हैं तो वह इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन माना जाएगा और उसकी जो मार्केट प्राइस होगी वही डोमेस्टिक इनकम होगी इंडिया की। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। यह राइट साइड में देख सकते हैं, मैप के राइट साइड में लिखा हुआ है एम्बेसी। एम्बेसी होती है किसी भी हर कंट्री में एम्बेसी होती है, मैक्सिमम कंट्री में। इसमें जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के आईएफएस ऑफिसर होते हो रहते हैं और दो कंट्री के रिलेशन को मैनेज करने का काम करते हैं। तो ये एम्बेसी, ऐसे सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। इंडिया की एम्बेसी आप देखेंगे इसमें अगर मैप में, तो इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। वह इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में हो या जापान में हो या रसिया में हो या इंडोनेशिया में हो, किसी भी कंट्री में हो, वह इंडिया के डोमेस्टिक एरिया में मानी जाएगी। यह एक्सेप्शंस है। सिंपल जो डोमेस्टिक एरिया है उसको माइंड में हमको क्लियर रखना है। जो सिंपल डोमेस्टिक एरिया है, हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया दिख रहा है मैप, यह इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा वह इंडियन कंपनी हो या अदर कंट्री की कंपनी हो, वह सभी प्रोडक्शन इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्ट माना जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन माना जाएगा और उसकी जो मार्केट में प्राइस होगी वह इंडिया का डोमेस्टिक इनकम होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हम देख रहे हैं हमारी एम्बेसी है। हमारा कोई मिलिट्री बेस हो, इंडिया का कोई मिलिट्री बेस है, वह किसी भी अदर कंट्री में हो, वह इंडिया के डोमेस्टिक एरिया में माना जाएगा। सपोज दैट जापान है, जापान का कोई मिलिट्री बेस इंडिया में किसी जगह पर इस्टेब्लिश किया गया, वह इंडिया के जोग्राफिकल एरिया में है बट वो एक्सेप्शंस में आता है। अगर वो जापान का मिलिट्री बेस है, इंडिया में है, फिर भी वह जापान के डोमेस्टिक एरिया में माना जाएगा। इसी तरह एरोप्लेन सर्विसेज हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं इंडिगो एरोप्लेन सर्विसेज हमारे इंडिया की कंपनी है। वो पूरे इंडिया में वह सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम कि वह सर्विसेज जापान और साउथ कोरिया के बीच में अपनी सर्विसेज दे रही है। इंडिगो कंपनी, वह उसकी सर्विसेज जापान और साउथ कोरिया में है बट वह इंडियन कंपनी है, तो इंडिया के डोमेस्टिक एरिया में मानी जाएगी। उसकी जो भी इनकम होगी जापान और साउथ कोरिया के बीच सर्विसेज में, वो इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। वह एम्बेसी हो, मिलिट्री बेस हो, एरोप्लेन सर्विसेज हो, शिप्स हो, फिशिंग वेसल्स हो, ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कहीं भी हो। एग्जाम्पल के रूप में इंडिया का लेते हैं, इंडिया की एम्बेसी किसी भी कंट्री में हो, इंडिया के एरोप्लेन सर्विसेज किसी भी कंट्री में हो, इंडिया का मिलिट्री बेस किसी भी कंट्री में हो, इंडिया की फिशिंग वेसल्स कहीं भी हो या इंडिया के शिप्स कहीं भी सी एरिया में हो, वह सब इंडिया के डोमेस्टिक एरिया में मानी जाएगी। यह 4-5 एक्सेप्शंस में आते हैं और सिंपल में डोमेस्टिक एरिया या डोमेस्टिक प्रोडक्ट यही है, डोमेस्टिक इनकम यही है कि हमारे जोग्राफिकल एरिया जो हमारा मैप है, इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा वह अदर कंट्री की कंपनी करे या इंडियन कंपनी करे, हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट
बोला जाता है, और जो मार्केट प्राइस होती है वो डोमेस्टिक इनकम होती है। नेक्स्ट, इसमें होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है कि आइडेंटिफाई द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं थर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। अभी हमने पढ़ा कि इंडिया के जोग्राफिकल एरिया में जो भी कंपनी प्रोडक्शन करती हो, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, तो हर प्रोडक्शन इंडिया का डोमेस्टिक एरिया माना जाएगा, डोमेस्टिक इनकम में आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका की, आपको मालूम है, उसका ऑफिस इंडिया में है, क्या वह इंडिया के डोमेस्टिक एरिया में माना जाएगा या नहीं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंडिया में है, इंडिया के जोग्राफिकल एरिया में है, इसलिए वो इंडिया के डोमेस्टिक एरिया में माना जाएगा। उस जो भी प्रोडक्शन उसका होगा इंडिया का डोमेस्टिक इनकम में वह इंक्लूड होगा। इन चारों क्वेश्चंस को आप समझिए इस डोमेस्टिक कंसेप्ट को देखने के बाद, और इन चारों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट लिए नॉर्मल रेसिडेंट्स। ये दो कंसेप्ट होते हैं, एक रेसिडेंट किसी भी कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके लिए, एक रेसिडेंट होता है, दूसरा सिटीजनशिप होता है। जो रेसिडेंट कंसेप्ट है यह इकोनॉमिकल कंसेप्ट है, पूरे वर्ल्ड में सेम है। जो नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट है यह पूरे वर्ल्ड में सेम है, यह इकोनॉमिकल कंसेप्ट है, यह पूरे कंट्री में एक ही होता है पूरे वर्ल्ड में। बट जो सिटीजनशिप है वह अलग है, लीगल मैटर है वह, और सिटीजनशिप या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। हर कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं, गवर्नमेंट किसको सिटीजनशिप देगी किसको नहीं देगी या उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपने जल्दी ही देखा, एक नया लॉ आया था सिटीजनशिप देने के लिए इंडिया में। जो इंडिया में बहुत दिनों से लोग रह रहे हैं, अदर कंट्री से आए हुए हैं, उनको हमारे नेबर कंट्री से आए उनको सिटीजनशिप दे दी गई। सिटीजनशिप लीगल कंसेप्ट है, उसको हमारे इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं। हम इकोनॉमिक्स से मतलब है नॉर्मल रेसिडेंट्स, यह नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड होता है और इकोनॉमिक टर्म है, पूरे वर्ल्ड में सेम होता है। किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंस होने के लिए दो टर्म्स एंड कंडीशन है। फर्स्ट, आप उस कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। आप किसी कंट्री में 1 साल 1 साल ज़्यादा समय से रह रहे हैं। दूसरा, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स आपकी इनकम उसी कंट्री से हो रही हो और आप पूरा एक्सपेंडिचर उसी कंट्री में कर रहे हो। दो कंसेप्ट नॉर्मल रेसिडेंस के लिए दो टर्म्स कंडीशन है, वह इंडिया में नॉर्मल रेसिडेंस बनने के लिए या किसी अदर कंट्री में नॉर्मल रेसिडेंस बनने के लिए दो टर्म्स कंडीशन है। आप उस कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हो और आपका पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपकी इनकम उसी कंट्री में हो और जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं उसी कंट्री में कर रहे हैं। यह नॉर्मल रेसिडेंट होने की कंडीशन है। 1 साल से ज़्यादा समय से आप देश में रह रहे हो उस देश में और इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपका वहाँ हो, तो आप उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। सिटीजन नहीं है, सिटीजन कंसेप्ट लीगल है, वो अलग है। इसमें आप देखेंगे फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स। कुछ इसमें है जो नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। फॉरेन टूरिस्ट आते हैं किसी भी कंट्री में, ऐसे हमारे सपोज दैट इंडिया में कोई फेस्टिवल है, किसी कंट्री से, अमेरिका से, ब्रिटेन से लोग आए यहाँ टूरिस्ट के रूप में घूम करके, तो वह हमारे नॉर्मल रेसिडेंस नहीं है। क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंस के लिए आपने ऊपर देखा दो कंडीशन है, 1 साल या उससे ज़्यादा समय से रह रहे हो और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि आपकी इनकम भी उसी कंट्री से हो रही हो, एक्सपेंडिचर भी जो आप कर रहे हैं उसी कंट्री में कर रहे हो। दो टर्म्स को फॉलो करते हैं जो लोग, उनको नॉर्मल रेसिडेंस उस कंट्री का माना जाता है। तो जो टूरिस्ट हैं वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होते हैं, अदर कंट्री से जो आने वाले टूरिस्ट हैं। जो हमारे फिर देखिए एम्बेसी है, एम्बेसी के जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारी आर्मीज़ हैं, यह नॉर्मल रेसिडेंस कंसेप्ट से बाहर होती हैं। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO हो, यूनाइटेड नेशंस हो, ये सब नहीं आते। एक इसमें देखेंगे पॉइंट 4 बॉर्डर वर्कर्स, यह भी नॉर्मल रेसिडेंस में नहीं आते। इसका रीज़न एग्जांपल ले लीजिए आप, इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, कोई पर्सन है वो नेपाल में रहता है, इंडिया के बॉर्डर एरिया में है, नेपाल में रहता है, उसका घर नेपाल में है, वह इंडिया की किसी कंपनी में काम करता है बॉर्डर एरिया में, वह डेली नेपाल से इंडिया में आता है, दिन भर कंपनी में काम करता है, फिर शाम को नेपाल चला जाता है, उसका घर वहाँ है, फिर सुबह आता है कंपनी में काम करता चला जाता है। वह यहाँ आता है, उसकी अर्निंग यहाँ है बट एक्सपेंडिचर मैक्सिमम उसका नेपाल में है। वो 1 साल से ज़्यादा समय से यहाँ नहीं रह रहा है, इसलिए जो बॉर्डर एरिया के वर्कर्स हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होते हैं। नॉर्मल रेसिडेंस के दो टर्म्स कंडीशन है, इसको माइंड में अपने सेट रखना है
किसी भी कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा समय से रह रहे हो और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में हो, तब आप वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके साथ में इसको माइंड में अपने क्लियर करना है। यह होमवर्क है, होमवर्क के आंसर भी दिए हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आप देखें, इसको अपने नोटबुक में कर लेना है। बी, ए जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स। जापान का एक टूरिस्ट है, इंडिया में आया, 2 महीने तक रहा, क्या नॉर्मल रेसिडेंस है या नहीं है? ये नहीं होगा, क्योंकि ये 2 महीने तक रहा, एक साल से नहीं रहा है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं, आप लास्ट वाला देखिए, जी, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। यह हज पिलग्रिमेज के लिए गए सऊदी अरब, बस यह टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट के रूप में गए और वापस आ गए, इसलिए इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं, सऊदी अरब के नहीं। तो इसको समझना है, पीछे कंसेप्ट देखना है नॉर्मल रेसिडेंट्स का, और इसको समझकर इन सबको सॉल्व करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस। जब हम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय 2 तरह से कैलकुलेशन होता है, एक फैक्टर कास्ट पर, एक मार्केट प्राइस पर। फैक्टर कास्ट में देखेंगे, हमने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था कि फैक्टर सर्विसेज मेन 4 होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर सर्विसेज को प्रोडक्शन होता है, लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेज मिलती हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। कोई भी गुड्स का सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो जब उसका प्रोडक्शन होता है तो वह जो कंपनी में प्रोडक्शन हुआ वह उसका फैक्टर कास्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट होती है। उसमें लैंड को रेंट दे दिया गया, लेबर को वेज दे दिया गया, कैपिटल को इंटरेस्ट मिला, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला। ओरिजिनल कॉस्ट होती है किसी गुड्स की, जो कंपनी में प्रोड्यूस होकर फाइनल प्रिपेयर होने के बाद उसकी जो कॉस्ट होती है, प्राइस होती है, वो फैक्टर कॉस्ट होती है। बट जब वो गुड्स मार्केट में सेल होने आती है तो उसका प्राइस डिफरेंट हो जाता है। जब कोई गुड्स किसी कंपनी में उसका प्रोडक्शन होता है तो वह उसका फैक्टर कॉस्ट होता है प्रोडक्शन होकर कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देने के बाद जो टोटल कॉस्ट आता है वही उसका फैक्टर कॉस्ट है। बट जब मार्केट में वो गुड्स सेल होने आती है तो उसमें टैक्सेस लगते हैं, कुछ टैक्स गवर्नमेंट लगा देती है, कुछ सब्सिडी देती है, तो उसका मार्केट में प्राइस चेंज हो जाता है। तो यह फैक्टर कॉस्ट पर किसी गुड्स का प्राइस अलग होता है, मार्केट में जब सेल होने आती है तो उसका प्राइस अलग हो जाता है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में एक डिफरेंस है, इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स या नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है, बट जब मार्केट में गुड्स सेल होने आती है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसमें इंक्लूड हो जाता है। इस कंसेप्ट को हम आगे देखेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस है। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कंसेप्ट है यह इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको मालूम है, एग्जांपल के लिए आप जीएसटी ले सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं, कोई एक स्पीकर है, म्यूजिक सुनने के लिए हमारे स्पीकर हम परचेज करते जाते हैं, उसका जो फैक्टर कास्ट पर प्राइस है वो 500 है। कंपनी में उस स्पीकर को बनाया गया तो उसका टोटल कॉस्ट आया, उस टोटल कॉस्ट में इंक्लूड है रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। 500 में प्रिपेयर हो गया, वो फैक्टर कास्ट हो गया। बट जब मार्केट में सेल होने जाता है स्पीकर तो गवर्नमेंट ने उस पर 10% जीएसटी लगा दिया। तो 500 का 10% जीएसटी लगा तो 50 रुपये जीएसटी हो गया। तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 550। वो 500 का स्पीकर था, फैक्टर कास्ट से उसको 500 है, बट गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी लगाया 10%, तो उसका रेट कितना हो गया, 550 हो गया। 50 रुपये उसका रेट इंक्रीज हो गया मार्केट प्राइस। बट बहुत बार गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स का प्राइस इंक्रीज करते हैं, बट सब्सिडी गुड्स का प्राइस डिक्रीज करती है। या आप इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर्स का ले सकते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर्स हम घर पे यूज करने के लिए लेते हैं उसका प्राइस ओरिजिनल अलग होता है, बट गवर्नमेंट उसका प्राइस अलग में सेल करती है। जो प्राइस हम देते हैं उसमें से सब्सिडी के रूप में आप देखेंगे वह 200, 250, 260 जितनी भी सब्सिडी है और बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट ना वापस करती है, तो उसका प्राइस क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वह फैक्टर कास्ट में इंक्लूड नहीं होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स केवल इंक्लूड होता है किसमें, मार्केट प्राइस पर कोई गुड सेल की जाती है तो उसमें। जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेशन हम करेंगे फैक्टर कास्ट पर करेंगे तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, बट जब वो मार्केट प्राइस पर करेंगे, गुड्स मार्केट में सेल होने के लिए गई, तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड हो जाएगा।
नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT शॉर्टकट में लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ का डिफरेंस है। गवर्नमेंट जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है किसी गुड्स पर तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, सब्सिडी देती है तो उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है। यह नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। एक इसमें है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यह एक कंसेप्ट है, यह सीधा सीधा छोटा सा कंसेप्ट है। जब नेशनल इनकम का हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होता है। हमने डोमेस्टिक पढ़ा शुरू में। डोमेस्टिक इनकम क्या, हमारे जोग्राफिकल एरिया में जो भी प्रोडक्शन होता है उसका मार्केट प्राइस डोमेस्टिक इनकम है। और जब नेशनल इनकम की बात हम करते हैं तो डोमेस्टिक की जगह नेशनल वर्ड यूज होते ही वो चेंज हो जाता है। नेशनल में क्या है कि आप ओरिजिनल स्थिति देखेंगे तो हमारी इंडिया की कंपनियां बहुत सारे देशों में वर्क करती हैं, हमारे इंडिया के लोग बहुत सारे कंट्री में वर्क करते हैं, वहाँ से इनकम उनको मिलती है, बहुत सारा पैसा इंडिया लेकर आते हैं, तो वह तो हमारे इन डोमेस्टिक जो इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा। बट आप यह भी देखते हैं साथ में प्रैक्टिकल में अगर देखेंगे तो बहुत सारे अदर कंट्री कंपनियां इंडिया में वर्क कर रही हैं, इंडिया में प्रोडक्शन करके सेल करती हैं, तो वह यहाँ से बहुत सारा इनकम होता है उसको अदर कंट्री में ले जाती हैं, तो इसको माइनस कर देंगे। जो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है, हमारे जियोग्राफिकल एरिया में हुआ टोटल प्रोडक्शन का मार्केट प्राइस क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। अब उस डोमेस्टिक इनकम में हम अदर कंट्री से हमारे लोग जो इनकम जनरेट करके ला रहे हैं इंडिया में उसको प्लस करेंगे, और किसी दूसरे कंट्री के लोग और कंपनियां हमारे इंडिया से जो इनकम बाहर ले जा रही है उसको माइनस करेंगे। तो अदर कंट्रीज से इंडिया के लोग या इंडिया कंपनियां जो भी इनकम जनरेट करके इंडिया में लाती हैं उसका, और जो इंडिया से अदर देश की कंपनियां और लोग इनकम या मनी अदर कंट्री में ले जाते हैं इंडिया से, उसको माइनस करते हैं। इन्हीं दोनों का डिफरेंस है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें देखेंगे फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट्स अब्रॉड। जो अब्रॉड में हमारे लोग रह रहे हैं, हमारी फैक्ट्रियां रह रही हैं, जो भी हैं, जो इनकम होती है इंडिया लाते हैं वो, और माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारी कंट्री में जो नॉन रेसिडेंट हैं, जो अदर कंट्री के लोग 1 साल से कम समय से रह रहे हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं, अदर कंट्री में ले जा रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सीधा सिंपल है यह। अदर कंट्री से हमारे जो अदर कंट्री से जो इनकम इंडिया में आ रही है उसका, और हमारी इंडिया से जो इनकम अदर कंट्री के लोग ले जा रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें एक क्वेश्चन दिया है नीचे, इसको सॉल्व करिएगा। फिर एक लास्ट कंसेप्ट है फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर आप प्रोडक्शन आपको मालूम है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलता है इनको। तो ये फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम कैलकुलेशन करते समय इंक्लूड होती है। जब नेशनल इनकम कैलकुलेशन करेंगे तो फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। ट्रांसफ़र इनकम क्या है, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। पॉकेट मनी आपको दी जाती है, आप उसके रिटर्न में कोई सर्विस या गुड्स का प्रोडक्शन करने में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, बट आपको फ्री में पॉकेट मनी मिल रही है। स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप मिलती है किसी को तो वह उसके रिटर्न में कुछ नहीं देता गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऐसे ही फ्री में उसको स्कॉलरशिप हेल्प करने के लिए देती है। ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वह यूनिलेटरल बोलते हैं इनको, वन साइडेड। यह जो चीज़ें हमको मिलती हैं इसके रिटर्न में हम कोई भी कुछ नहीं करते, इसलिए ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। और ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं करते। हमारे पॉकेट मनी हो या स्कॉलरशिप हो, ओल्ड एज पेंशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो, ये सब ट्रांसफ़र इनकम है, इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम कोई भी सर्विस प्रोडक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिए हैं, ऐसे फ्री में यह इनकम मिलती हैं। बट जो फैक्टर इनकम है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यह कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। यह जब गुड्स के प्रोडक्शन या सर्विसेज के प्रोडक्शन में लैंड द्वारा जब कंट्रीब्यूशन दिया गया तो उसको रेंट मिला, लेबर द्वारा जब प्रोडक्शन दिया गया तो उसको वेज मिला, कैपिटल ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया प्रोडक्शन में उसके लिए इंटरेस्ट मिला, एंटरप्रेन्योर ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसको रिटर्न में प्रॉफिट मिला। तो यह कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिए गुड्स सर्विसेज के प्रोडक्शन में, उसके रिटर्न में इनको पेमेंट मिला है, तो यह फैक्टर इनकम बोलते हैं इसको। यह नेशनल इनकम में इसी को इंक्लूड करते हैं। और ये स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, पॉकेट मनी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको बिना किसी सर्विस के फ्री में मिलती हैं, या ट्रांसफ़र इनकम है।
यूनिलेटरल या वन साइडेड बोलते हैं इनको, एक तरफ से केवल मिलती है, उसके रिटर्न में हम कुछ नहीं करते। इनको नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करते, यह आपको क्लियर रखना है। फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नीचे एक होमवर्क का क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए स्कीम ऑफ कैश ट्रांसफर टू द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, वुड यू कंसिडर दिस ट्रांसफर एज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री। यह फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम का कंसेप्ट एक बार पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ट्रांसफ़र इनकम कौन सी होती है, फैक्टर इनकम कौन सी होती है। फैक्टर इनकम कुछ हम कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके रिटर्न में मिलती है, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। बट जो ट्रांसफ़र इनकम है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि वन साइडेड होती है, इसके रिटर्न में हम कुछ देते नहीं। आज का इतना ही था। जो होमवर्क के क्वेश्चन है इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा।